Science with Nisha. Today we are going to take up Heredity and Evolution Part 4 of Class 10 SSC Science 2. So, अगर आप ये मेरा सीधे आप ये पार्ट 4 देख रहे हैं तो प्लीज़ नहीं, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना पड़ेगा, तभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा ये कंसेप्ट। हाँ, तो आज आगे हम बढ़ते हैं अपने पार्ट म्यूटेशन की तरफ, क्योंकि मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में अपना बोला था कि आपको मैं इस बार म्यूटेशन लेने वाला हूँ, तो इस बार म्यूटेशन की तरफ देखते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था मैंने, लेकिन मैंने आपको करेक्ट डेफिनेशन नहीं बताया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको पार्ट बताया कि म्यूटेशन होता क्या है। अब देखिए, अब ये हमारा ये जीन्स है, हाँ, उस पर ऐसा हाँ, वो आप समझ लीजिएगा, ये ऐसा नहीं बनाते, आपको थोड़ा टफ पड़ेगा ये समझने में। ऐसा लिया, ये हमारा सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस रहेगा ये हमारा, हाँ, और ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है, तो ए यू जी रही, ए टी जी सी ए टी सी ए, ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है। और इस डीएनए सीक्वेंस में अगर कुछ तो चेंज हो जाएगा, मतलब अगर इस डीएनए सीक्वेंस में ये जो पार्ट है ये, हाँ, चाहे ये भी पार्ट हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग ये पार्ट लेते हैं, और ये पार्ट इस अगले डीएनए सीक्वेंस में, ये डीएनए सीक्वेंस होगा, ये वही डीएनए सीक्वेंस है, हाँ, लेकिन इसमें कुछ चेंज होने वाला है। इस डीएनए सीक्वेंस में ये जो पार्ट है ए टी सी ए, हाँ, ये हमारे को आ रहा था। और ये जी सी ए के अगर हमारे आ गया, इसमें अगर आ गया जी सी ए की जगह पे जी, अगर ये तीनों पार्ट हमारा जी बन गया, हाँ, तो ये कुछ तो अलग हो जाएगा नहीं है, ये जी सी ए और ये जी, इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये पहले जी सी ए था, फिर जी हो जाएगा, हाँ, तो इससे ना एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि जो ये उसमें कुछ लिटिल बिट वेरिएशन आ जाएगी, हाँ, यही इसके वजह से वेरिएशन आ जाएगा। ये जो था, हाँ, ये पेरेंट का डीएनए था और ये चाइल्ड का डीएनए हो गया, हाँ, तो इसमें उसके अंदर वेरिएशन आने वाला है। तो अगर हम अभी हमने इसको डायग्रामेटिकली देख लिया है, तो अब हम इसको देखते हैं ये थियोरेटिकली, और इसका डेफिनेशन आपको लिख के देता हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मार्क्स से पूछा जाएगा, और ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये दिमाग में रखना है। तो हम इसको अगर देखें, इसका डेफिनेशन, एनी सडन चेंज दैट अकर्स इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एनी सडन चेंज that occurs in nucleotide sequence, एक सडन चेंज आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, एंड सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन causing either a minor in a gene causing either a minor, एक छोटा सा, either a minor और considerable, या फिर जो कि कंसिडर हो सकता है, जो कि दिख सकता है, ये तो माइनर सकता है, या फिर कंसिडरेबल चेंज इन द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इन द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये हमारा म्यूटेशन का डेफिनेशन है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर अब हम इसको समझते हैं थोड़ा। तो एनी सडन चेंज दैट अकर्स इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन अ जीन, अभी जो हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये हमारा इतना बड़ा नहीं, और समझ लीजिए हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था जो हमने अभी डायग्रामेटिकली देखा था, हाँ, ये हमारा ये डीएनए ये जीन था हमारा, हाँ, इसमें ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ए यू जी सी ए जी सी यू ए, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, हाँ, हैव अ सडन चेंज, इसमें एक अलग चेंज आ जाएगा, तो जो हमारा नया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बन जाएगा, उसमें कुछ चेंज आने वाला है इसमें, हाँ, जो ये था वो बिल्कुल ये नहीं रहेगा, ये इसके ऐसा कुछ तो इसमें चेंज आने वाला है। इसमें क्या चेंज आ जाएगा,
ये AUG था, तो अब ये CAG जो था वो आप बन जाएगा GUG। और ये CAG आके ये बन गया ये GUG, तो इसमें चेंज आ गया, ये चेंज इसमें कंसिडर हो जाएगा। इसके वजह से ना कुछ एक माइनर, एक छोटा चेंज आएगा, उसमें एक छोटा चेंज आएगा, या फिर कोई बड़ा सा चेंज आने वाला है जो कि हम देख सकते हैं। अब जैसे कि उसका कान का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ मतलब उसका कान देखो कुछ दिनों को सिकड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसका पेरेंट्स का नहीं रहता है, लेकिन उसका हो जाएगा, हाँ तो वो हो जाएगा हमारे म्यूटेशन की वजह से होता है। यही म्यूटेशन की वजह से वो आप देखिए किस पेरेंट्स का रहता है, कुछ पेरेंट्स के वो खुद लंबे रहते हैं लेकिन उनके बच्चे शॉर्ट हो जाते हैं, हाँ तो उसमें क्या रहता है, उसमें यही DNA चेंज हो जाता है, हाँ यही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहता है, ये चेंज हो जाता है। तो आपको समझ में आया म्यूटेशन, और म्यूटेशन समझ में आया तो ये टोटल आपके लिए 1 मार्क्स से पूछा जाएगा, और अगर आप ये डेफिनेशन इसका लिख देते हैं तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो यह भी हमारा हो गया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का एक पार्ट। ये हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से हमारा हेरिडिटी ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, इवोल्यूशन। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये पूरा एकदम एक अलग पार्ट है इस लेसन का। ये लेसन से पहले पार्ट है उससे थोड़ा बिल्कुल नहीं मिलता है, ये इससे पिछले वाले पार्ट से बिल्कुल नहीं मिलता है, ये कुछ तो अलग है इसमें, इवोल्यूशन। तो पहले आपको इवोल्यूशन का मीनिंग समझना पड़ेगा कि इवोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो आपने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने इवोल्यूशन के बारे में। तो इवोल्यूशन क्या है, इसका ये बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, हाँ लेकिन अब सिंपल अगर मैं बोलूँ तो आपको डेफिनेशन होगा, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। देखिए जो इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। तो अगर लेकिन इसको अगर 1 मार्क्स से आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन मत लिखिए, तो क्या इससे आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता, आपको फुल 1 मार्क्स मिलना चाहिए। और तो उसको हम देखेंगे 1 मार्क्स का रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, formation of new species due to changes in specific characters of several generations, due to changes in specific characters, due to changes in specific characters of several generations, तो सेवरल जनरेशन्स के ना, बहुत सारे जनरेशन्स का ना कुछ तो एक बदल आने वाला है। जनरेशन्स वो आपको डायग्रामेटिकली और अच्छे से समझा सकता हूँ। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज ए रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इससे ही हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो अब इसको हम समझते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। अब कुछ तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, हाँ अब आपका कुछ कैरेक्टर है उसमें कुछ तो चेंज आने वाला है, इसके वजह से एक नया स्पीसीज होगा। अभी देखिए हम इंसान हैं, हम चलते हैं, स्ट्रेट होकर चलते हैं। अब ये हमारा ये ग्रेजुअल है, लेकिन हमें कुछ तो अलग होने वाला है, हो रहा है, अभी हमें नहीं पता है, लेकिन हमारी जो नई जनरेशन आएगी वो पता करेंगे कि इनमें कुछ तो अलग आया था, इनमें कुछ तो अलग आ रहा है। तो यही हमें करेंगे इवोल्यूशन को। अभी नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एज ए रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। अभी हमारा नेचर क्या चाहता है, हाँ कि पहले हमारे पास टेल थी, लेकिन वो नेचर का एक पार्ट नहीं था, ह्यूमंस को टेल नहीं चाहिए थी नेचर के हिसाब से, तो हमारा टेल हट गया, ये इवोल्यूशन हो गया। एज ए रिस्पॉन्स टू, इसने किसको रिस्पॉन्स किया, क्यों हटा, तो नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से हमें नहीं चाहिए था, तो हमने इसको अलग कर दिया। तो हम इसको डायग्रामेटिकली समझे। तो ये है, ये आपके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा पर दादा आपके, हाँ वो समझ लीजिए आप, हाँ इनफाइनाइट, हाँ जो आपके इधर स्टार्टिंग थे। तो वो थे ये,
तो ये हमारा बन जाएंगे, ये हमारा था जनरेशन 1, ये थे हमारे जनरेशन 1 G1। हाँ, और फिर आया इनमें क्या, इनमें आया कुछ तो अलग, अभी इनमें आ जाएगा, ये हो गया हमारा डीएनए कॉपी। हाँ, फिर इसमें से निकले आपके, समझ लीजिए आपके दादा, अगर परदादा में से दादा, आपके दादा है, ये आपके दादा आ गए। हाँ, और ये G2, ये हमारा था G2। और फिर आ गए आपके पापा, तो ये आपके पापा आ गए। हम उतना अच्छा डायग्राम तो निकाल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसे डायग्राम्स देख सकते हैं। और फिर आ गए आप, ये आ गए आप जो कि G3 हो, ये थे आप जो कि है G4, और ये ऐसे इनफाइनाइट होते जाएगा। हाँ, आपको तो मालूम नहीं है कि आपका आगे वाला जनरेशन कब तक रहेगा। ये तो इनफाइनाइट है, चलते रहेगा जनरेशन। हाँ, और फिर ले लीजिए यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि हमें ये इसको स्टॉप तो करना ही पड़ेगा। ये समझ लीजिए GN मतलब इनन्यूमरस, मतलब आपको गिन नहीं सकते हो आप, इनफाइनाइट। ये GN का मतलब हो गया इनफाइनाइट। तो ये ब्लू कलर का लाइन है, ये एरो है ना, इसमें ये बोलते हैं हम डीएनए कॉपी, मतलब इसमें ना आपके दादा से, ये आपके दादा से लेके आपके परदादा से लेके आपके दादा में कुछ तो वेरिएशन आया होगा, तो इसे हम कहेंगे V1। समझिए, आपके परदादा थे गोरे, आपके दादा आ गए काले। हाँ, तो ये इसमें एक वेरिएशन आ गया। फिर वेरिएशन 2 आएगा। हाँ, इसमें आएगा कि आपके दादा थे लंबे, लेकिन आपके पापा आ गए छोटे, ये एक नया वेरिएशन आ जाएगा इसमें। हाँ, और इसके वजह से, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आप। हाँ, अब आपके लिए क्या कुछ तो चेंज आ जाएगा। हाँ, कि आप गोरे भी हो गए, लंबे भी हो गए, अब दोनों हो गए। तो ये एक वेरिएशन आ गया कि आपके पापा से पापा से आप नहीं मिल पा रहे हो। हाँ, आपके पापा ऐसे आप नहीं हो, तो वैसे ही वेरिएशन होते जाते V। हाँ, तो हमने यहाँ पे VN ले लिया, तो क्योंकि V इनफाइनाइट, तो समझ लो ये आपके जो पूर्वज थे ना, ये आपके परदादा मत लो, सीधे एकदम एंड स्टार्टिंग का। तो एकदम स्टार्टिंग में उनके पास क्या था। हाँ, ताकि तो मालूम ही होगा, पहले जो हमारे पूर्वज थे उनके पास था टेल, तो ये टेल V से चेंज हो गया। हाँ, वेरिएशन आया, उसमें से ये टेल हटा। हाँ, और ये थे कुछ ऐसे, ये ना ऐसे सीधे नहीं खड़े रहते। हाँ, तो वो ऐसे हाँ, ऐसे एक टेल था उनके पास। फिर उनसे वो आया उनके पास, फिर उनका टेल गायब हो गया और वो थोड़ा स्ट्रेट हुए। हाँ, वो थोड़ा स्ट्रेट हुए और उनके पास टेल नहीं था। और फिर ऐसे ही होते आप आ गए। तो इसमें वेरिएशन कितने सारे आए कि पहले वो एकदम झुक के चलते थे, फिर उनके पास टेल था, फिर उनका टेल हटा, फिर वो सीधे खड़े हुए। तो ये सब हमारा वेरिएशन आ जाएगा। और फिर इसके से इवोल्यूशन हो रहा है, यही इवोल्यूशन है कि नया स्पीसीज तैयार हो रहा है ना, कुछ तो नया तैयार हो रहा है। ये तो नया तैयार हो गया ना, कुछ तो नया हुआ। जो पहले था उसके साथ बिल्कुल नहीं है। अरे ये मैं क्या देखो, ये बिल्कुल एकदम कुछ तो अलग है। ये पहले वाले से, इससे समझ लो, ये जो था इससे और इसमें कितना सा डिफरेंस है। ये पूरा डिफरेंस है, ये और ये पूरा डिफरेंट है। ये इसके पास टेल था, इसके पास टेल नहीं है, ये सीधा, ये टेढ़ा है, ये सीधा है। हाँ, तो ये पूरा चेंज हो गया इसमें। तो यही तो बन रहा हमारा न्यू स्पीसीज। हाँ, और इसे कहते हैं हम इसे, यही हमारा पार्ट है इवोल्यूशन, इसे कहते हैं हम इवोल्यूशन। और इसके आगे हम देखेंगे कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। हाँ, उससे पहले हम देख लेते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये आपको इवोल्यूशन पार्ट पहले क्लियर होना चाहिए। इवोल्यूशन ही अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप ह्यूमन इवोल्यूशन पे क्या समझेंगे। तो इवोल्यूशन का मतलब समझ गए ना कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन, formation of new species due to changes in specific characters of several generation is called as evolution। तो आपने देखा evolution, अब हम देखेंगे theory of evolution। अब हम देखेंगे theory of evolution। तो theory of evolution से पहले मैं आपको एक थियरी बताता हूँ जो कि है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी क्या बोलता है, विद
ऑल द मैटर इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस विद सिंगल टाइटैनिक एक्सप्लोजन। मतलब बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है 15,000 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 15,000 मिलियन ईयर्स अगो, हाँ पहले ना एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ यूनिवर्स में, जिसकी वजह से हमारा जो मिल्की वे है वो आया एग्जिस्टेंस में, हमारा यूनिवर्स बना। और फिर विद द ऑल द मैटर एंड ट्रेमेंडियस एनर्जी केम इनटू एग्जिस्ट, इसी की वजह से सारे जो मैटर्स है और सारे जो एनर्जी है इस यूनिवर्स में सब एग्जिस्टेंस मतलब सब आके इस पे आए, प्रेजेंट आए। द फ्रेगमेंट्स ऑफ द फायरबॉल एक्सपांडेड एंड इव कूल्ड टू मोर टू सेलेस्टियल बॉडीज। तो जो फ्रेगमेंट्स थे तो उसकी वजह से ना, हाँ तो ना एक बिग एक्सप्लोजन हुआ, हाँ एक बिग एक्सप्लोजन हुआ और फिर उसकी वजह से हमारा देखिए बड़ा बड़ा सा गोला आने लगा, बड़ा बड़ा सा फ्रेगमेंट्स आने लगा, हाँ और ये एकदम आग से लथपथ थे, हाँ ये पूरा आग हुआ था, हाँ ये पूरा आग से लथपथ हो गए थे और इनकी वजह से, हाँ लेकिन थोड़े कुछ सालों बाद, हाँ थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा सालों बाद ये कूल हो गए। फिर ये जो आग था ना ये इनका आग शांत हो गया, ये आग शांत होने की वजह से हाँ ये प्लैनेट्स बन गए, इसी की वजह से ये हमारे सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट्स ये सब फॉर्म हो गए। तो यही है हमारा बिग बैंग थियरी। लेकिन इसके बारे में आपको टेक्स्ट बुक का बहुत छोटा सा पार्ट लिया है, इसलिए इसकी आपको इतना मैटर नहीं करता, इससे ना ही कुछ सवाल पूछे आते हैं। तो बिग बैंग थियरी क्या बोलता है, जो एटम्स है ना, द मेजॉरिटी ऑफ एटम्स उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया, हीलियम प्रोड्यूस किया, लिथियम प्रोड्यूस किया, हाँ हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम लिया उन्होंने। तो यही है हमारा बिग बैंग थियरी, लेकिन जो आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए थॉट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत सारे थॉट्स आए हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुआ, लाइफ कैसे अर्थ पे आया। कुछ तो होते स्पिरिचुअल, आपके मम्मी भाई बोलते होंगे हाँ कि ब्रह्मदेव के जो उन्होंने 2 इंसान को जन्मा, हाँ फिर उन्होंने हमारे पूरे अर्थ का जनरेशन किया। तो ये ऐसा हमारा साइंस से अगर देखें तो साइंस इसको बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि साइंस मानता है प्रूफ, जो कि इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो इसमें पहला आता है थियरी, द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये एक थियरी है, हाँ जो कि थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। मतलब जो मैंने अभी बताया कि वो ब्रह्मदेव का, तो ऐसे ही ना ग्रीक्स लोग क्या बोलते थे कि एक ये कुछ तो हुआ, एक अलग से कुछ हुआ जिसकी वजह से अचानक से लाइफ एग्जिस्ट हो गई। हाँ गॉड ने कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से लाइफ एग्जिस्ट हो गई। आई ऑल्सो बिलीव इन गॉड, हाँ बट साइंस डजंट। तो एक तो ये हो गया थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा है कॉस्मोजिक थियरी, दूसरा है कॉस्मोजिक थियरी। ये मैं आपके टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग जा रहा हूँ, लेकिन ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको अगले स्टैंडर्ड 12 तक आपको ये सब बहुत बेटर करेंगे। हाँ तो ये अभी आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये कॉस्मोजिक थियरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइफ ऑन द अर्थ, मतलब इस थियरी के हिसाब से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, हाँ अलग से कहीं से रहने आ गए, वो अर्थ पे कहीं से भी रहने आ गए, हाँ कहीं से भी आए उड़ के रहने आ गए अर्थ पे, और उनकी वजह से उनका पूरा जनरेशन हुआ। और फिर अगला है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस। तो हम थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस, ये एक अलग थियरी है, अबायोजेनेसिस। ये थियरी क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ ओरिजिनेटेड और तो ये थियरी क्या बोलता है कि एक ये था, एक पत्थर था, समझ लो पत्थर जो नॉन लिविंग थिंग्स है, पत्थर, जमीन, हाँ ये से एक पत्थर था और पत्थर से लाइफ क्रिएट हो गया। अब ऐसा पॉसिबल है कैसे, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है तो उससे लिविंग थिंग्स कैसे बन जाएंगे नॉन लिविंग थिंग्स से। हाँ हम पेड़ को ले ले तो पेड़ से हम कुछ सोच भी सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। तो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन अगर ग्रीक्स की सोचे तो ग्रीक्स वाले लोगों ने क्या बोला था, एक सीड आया, हाँ और सीड आके धरती पे गिरा, और उसके वजह से उस सीड में से अलग अलग प्राणी आ गए। हाँ फिर कॉस्मोजिक थियरी क्या बोलता है अपना कि कुछ अलग से कहीं से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स आए, हाँ और अपने धरती पे ये बन गया,
अपने धरती पे उन्होंने रहना चालू कर दिया, इसके से हो गया। और फिर थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस क्या बोलता है कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनसे इंसान आ गया, हाँ उनसे इंसान इवॉल्व किया। तो ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो साइंस कौन सा थियरी मानता है? साइंस कौन से थियरी को मानता है? कौन से थियरी को साइंस फॉलो करता है? और हम कौन से थियरी पढ़ने जा रहे हैं? थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस ये थियरी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बाय रिप्रोडक्शन। ये थियरी क्या बोलता है कि पहले से ना कुछ तो था, पहले से कुछ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनसे ही ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये इवोल्यूशन हो गया। तो हम ज्यादा करके साइंस अभी थियरी ऑफ बायोजेनेसिस को मानता है, लेकिन हम पढ़ने वाले थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो आपको अभी ये इतना ही पार्ट अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यही आपको बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगा। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको एंड के मेरे जो लास्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपके डिस्क्रिप्शन में इस पूरे नोट्स का PDF मैं आपको डाल दूंगा, जिससे आप डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पूरा नहीं बता सकती क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, और आपको ज़्यादा टाइम की वीडियो बना देंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगा। सो थैंक यू गाइस, आपने मेरा वीडियो देखा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हमने कौन से पॉइंट लिए? म्यूटेशन, और फिर अपना थियरी ऑफ इवोल्यूशन का डेफिनेशन, फिर जो अलग अलग थियरीज थे, बायोजेनेसिस, कॉस्मोलॉजिक, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये सब हमने लिए जो कि आपको याद रहना चाहिए और आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में हेल्प करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द चैनल स्टडी साइंस विद निशान। सो आई विल कम सून विद द पार्ट 5। थैंक यू।